हाय गाइस, कैसे हो बेटा? मस्त हो? चलो बाबू, आज का लेक्चर हम लोगों का फिजिक्स का 7 लेक्चर होगा और 6 लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसका भी फार्मूला हम लोग देख चुके हैं और उस पर सवाल वगैरह लगा चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में तथा किसी अन्य स्थिति में अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और साथ ही साथ लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ कितना होता है, ठीक है ना। और उस पर अच्छे न्यूमेरिकल भी लेकर के आए हम, मज़ा आ जाएगा, आज धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। ओके, सो शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मज़ा आ रहा है? हाँ सर, बहुत मज़ा आता है, आप पढ़ाते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए, बस आप लोग बने रहो वीडियो में। ओके, ये हेडिंग लगा लेंगे, खूबसूरत सा हेडिंग, खूबसूरत सा सर, बहुत मस्त हेडिंग है, ठीक है ना बाबू। अक्षीय, निरक्षीय और अन्य स्थिति की चर्चा फिर से कर लेते हैं। ओके, देखिए बाबू, आप लोगों को बता दिए कि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि 2 आवेश होते हैं और दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए, मतलब जो आवेश रहेंगे उनका परिमाण सेम होना चाहिए और इनकी प्रकृतियां जो है विपरीत होनी चाहिए। बीच वाले पॉइंट को हम लोग O बोलते हैं, सेंटर होता है। दोनों के बीच की दूरी होती है 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L और यहाँ पे हो जाएगा L, आधा आधा हो जाएगा L। बस सुविधा के लिए यहाँ पे 2L लिया जाता है, बाकी कोई खास रीज़न नहीं है। अब ये जो द्विध्रुव है इसका अक्ष ये वाला कहलाता है, ये लाइन। अब इस लाइन में अगर कोई बिंदु स्थित है, जैसे यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ऐसे इस लाइन में, तो इसे कहेंगे अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये होता है, हम लोग फार्मूला पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में प्रूफ कर चुके हैं। अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे फार्मूला केवल बता दिए हैं। ओके, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, तो इस अक्ष के लंबवत स्थिति में, वो भी लंबवत स्थिति इस मूल बिंदु से देखेंगे, यानी इसके केंद्र से देखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से। तो इस स्थिति में या तो ऊपर या तो नीचे अगर कोई बिंदु स्थित है तो इसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति। और इन दोनों पोजीशन के अलावा कहीं पर भी यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है तो उसे कहते हैं अन्य स्थिति या फिर जनरल पोजीशन। और वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे भी देखेंगे हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। चलिए, अक्षीय, निरक्षीय और अन्य स्थिति आप लोग समझ गए। सो शुरू करते हैं, आगे का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हेडिंग पर, ठीक है। वीडियो क्लियर आ रहा है?
मिटा दें इसको। चलिए बाबू देखिए तो रंग खेलेला लैला। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, खूबसूरत सा ये माइनस, ये प्लस, इसको बोल दे रहे हैं माइनस क्यू, ए पर स्थित है, इसे बोल दे रहे हैं प्लस क्यू, बी पर स्थित है। ओके, चलिए अब इसका सेंटर ओ और बीच की दूरी 2l, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 2l, आधा आधा हो जाएगा l, ये इस प्रकार से l और l। केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु है, ये r दूरी इस प्रकार से मिला देंगे। चलिए बाबू देखिए तो इस r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर P, आगे बढ़ जाए। चलिए, अरे कैसा हो जा रहा है P। इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसकी चर्चा करनी है। अच्छा ज़रा देखिए तो, इसको अगर हम लोग मिलाएं इस प्रकार से, प्लस वाले को और फिर माइनस वाले को भी यहाँ से ऐड करें, ये ठीक है। थोड़ा फिगर एकदम क्लियर होना चाहिए, फिगर साफ सुथरा, टेढ़ा हो रहा है। ये इस प्रकार से, वो उतना चलेगा, ये सब हो गया बाबू। अब आगे देखिए, ये माइनस क्यू हो गया और वो प्लस क्यू। अच्छा, हम लोग जानते हैं फार्मूला, किसी सिंगल आवेश की वजह से किसी बिंदु पर जो कि स्मॉल r दूरी पर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ज़रा देखिए, ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, तो माइनस की ओर होती है। अब ये ए पर है तो इसको बोल रहे हैं ई ए। ओके, अब आगे चलो बाबू, प्लस क्यू की वजह से किस तरफ होगी, तो इससे दूर की ओर, यानी इस तरफ चला जाएगा, और इसका नाम देते हैं ई बी। अब आगे ज़रा देखिए, एक तो इस तरफ जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट देखिए, ये वाला राशि जो है इस तरफ आ रहा है, ई ए वाला, तो इसके दो अवयव, एक तो इस तरफ जाएगा, दूसरा इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। एक नीचे की ओर और दूसरा इस साइड में, क्योंकि परिणामी बीच में होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, मान लेते हैं कि ये कोण कितना है, थीटा। जब ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। कौन सा कोण, तो एकांतर कोण। अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए, ये थीटा हो गया, तो ये वाला अवयव हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा ई ए साइन थीटा। चले आगे। इसी प्रकार अगर ई बी वाला इस साइड में जा रहा है, इस तरफ से ई बी, तो इसके भी दो अवयव, एक ऊपर की ओर जाएगा और एक इस तरफ, ये दोनों आपस में सदैव लंबवत। तो देखिए, एक तो ऊपर चला जाएगा और एक जाएगा इस तरफ, ठीक है। और इसका देखिए मान अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये भी थीटा हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, ये समांतर है इस प्रकार से, और ये एक तिर्यक रेखा है, ये अगर तिर्यक रेखा है
तो ये कोण और ये कोण ऐसे नहीं पकड़ में आ रहा, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब ये वाला थीटा कैसे हो गया ज़रा देखिए, तो अगर ये यल है ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। पाइथागोरस यहाँ से लगा देंगे त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ए ओ में, यहाँ पर 90 अंश, तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो कोण क्या हो जाएगा बराबर। तो अगर ये वाला थीटा तो ये भी थीटा। अब इसके हिसाब से देखेंगे थीटा, तो इस प्रकार से देखिए ये तिर्यक रेखा हो जाएगी और ये दोनों आपस में समांतर, ऐसे ऐसे, और ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, संगत कोण। अब आगे इसके दो अवयव, ये ई बी इस तरफ है, तो थीटा इसके साथ, तो ये वाला कास हो जाएगा, ये वाला साइन, तो ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। सही है, ई बी कॉस थीटा और ई एस कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में है, जबकि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है। तो करेंगे क्या, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, यानी बिंदु पी पर ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा का परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा तो किसकी वजह से, तो ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा दोनों की दिशाएं समान है। परिणामी निकालते समय दोनों को जोड़ देंगे, यानी ई परिणामी की बात करेंगे, बिंदु P पर ई परिणामी, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये मिलेगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना बाबू, चलिए अच्छा डायग्राम को देख लेते हैं, कैमरे में आ रहा है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए डायग्राम, एकदम क्लियर, ओके, एकदम मस्त आ रहा है। चलिए आप लोग फिर से बनाइए फिगर, मतलब अच्छे से बनाइए, फिर से का मतलब ओके। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं कि प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, माइनस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बिंदु P पर। फिर उसके बाद परिणाम में निकाल देंगे। सो शुरू करें, चलिए बाबू देखिए, माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान Q अपान ये दूरी, आवेश तथा बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण 1 अभी नहीं, इसको हल करते हैं थोड़ा सा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं रह जाएगा अब, क्योंकि करड़ी हटा दिया इसको। समीकरण 1। इसी प्रकार ई बी बराबर, यानी कि प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, तो आर का मान जरा देखो, प्लस Q और बिंदु P के बीच की दूरी, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसको हल कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है ना बाबू, ठीक है। ई ए का मान मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ ही साथ ई बी का मान मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का मान सेम। ओके, आते हैं परिणामी, बिंदु P पर परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, E परिणामी बराबर हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ओके, cos थीटा कॉमन या फिर अभी रहने दीजिए। EA का मान जरा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सही है। देखिए EA EB दोनों का मान समान है, तो EA और EB दोनों का मान समान, साइन थीटा का गुणा इसमें साइन थीटा का इसमें, दोनों का मान समान, परंतु डायरेक्शन विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कास वाला जो कंपोनेंट है दोनों की दिशाएं समान है, परिणामी हमको मिल जाएगा E परिणामी बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो उसका मान रख दिए। जरा देखो तो दोनों का दोनों सेम है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब आगे बढ़ जाए। चलिए ज़रा आगे देखिए, तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे। अब ज़रा देखिए ये 2 हो गया, तो cos थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पे। cos थीटा का मान यहाँ पे निकाल दे रहा है, त्रिभुज PAO में, PAO में cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आधार बट्टे कर्ण, थीटा यहाँ पर है तो आधार और बट्टे कर्ण, तो आधार का मान L बट्टे कर्ण का मान हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सही है। अब देखिए कर्णी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो L बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर 1/2, क्योंकि कर्णी का मान 1/2 होता है, तो रख दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान, यहाँ से देखा जाए तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान जरा देखिए, cos थीटा का मान यहाँ पे निकालें तो L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घाते 1/2। फाइनली कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q इंटू 2L, इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपान इसका घात 1/2, इसका घात 1, तो दोनों को जोड़ देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घाते 3/2। क्यों? क्योंकि आधार अगर बराबर हो और बीच में प्लस या फिर इंटू का चिन्ह, प्लस नहीं, अगर आधार बराबर हो बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा गौर से देखो, Q इंटू 2L P होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घाते 3/2, और ये हो जाएगा E का मान। यदि नीचे आते हैं, यदि R का मान बहुत बड़ा है L से, तब L को छोड़ने पर ठीक है, सब ठीक है ना, L को क्या करेंगे, तो छोड़ देंगे। चलिए L को छोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, L स्क्वायर गायब हो जाएगा, R स्क्वायर के पावर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 मर गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ, E बराबर हो गया। ठीक है ना। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ इतना आ गया। और अक्षीय स्थिति में क्या था, ये निरक्षीय वाला हो गया, निरक्षीय स्थिति को
एक और नाम से जानते हैं, निरक्षीय स्थिति हो गया, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्थिति। इंग्लिश में कहते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। अब आगे देखिए, निरक्षीय स्थिति का हो गया, जबकि अक्षीय स्थिति का बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये होता है। ये किसका होता है? तो अक्षीय का। तो कुछ नहीं फर्क है, बस p के स्थान पे 2p होता है अक्षीय में, और यहाँ पर निरक्षीय में केवल p होता है। जहाँ p क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p बराबर होता है q × 2l। p बराबर कितना होता है? तो q × 2l। q आवेश, 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे दिखाए थे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो मिला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा किधर है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो परिणामी दिशा किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। तो हम लोग इस तरफ दिशा लिखेंगे ऐसे लिखेंगे इधर, काफ़ी हो जाएगा परीक्षा में इधर, तो लिख दीजिएगा इधर, हो जाएगा सत्यानाश। अब करना क्या है? इस तरफ से इस तरफ है, तो देखो बाबू, देखिए दिशा देखेंगे चार्ज की वजह से, इस इधर से इधर, तो प्लस से माइनस की ओर, यानी इसमें जो दिशा होती है, दिशा ऋणावेश से नहीं, धनावेश से ऋणावेश की ओर। यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बहुत तेज पूछता है परीक्षा में घुमा करके कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ से किस तरफ होती है, ठीक है ना। तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, जबकि अक्षीय में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ओके, चलो बाबू बनाइए यहाँ से, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट कीजिए, आराम से नोट करो। डेरिवेशन समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाए, इसका कुछ सवाल वगैरह देख ले। ठीक है बाबू, ओके। चलिए जरा देखिए तो सवाल, इस पर मस्त सवाल लेकर आए हैं। हो गया, उसे इरेज करें? हाँ सर, इरेज कर दीजिए। चलो अब देखो, चलिए देखिए तो इस पर आधारित सवाल, इसको पहले मिटा लेते हैं। सब कुछ हो गया। परिणामी कितना मिला हम लोगों को? तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, जहाँ P क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है उसकी दिशा तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, जबकि अक्षीय स्थिति में दिशा किधर था? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इस प्रकार से चले आगे देखिए। चलो अब देखो तो फिर से, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E अक्षीय, कितना मिला? तो यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला दोनों। E अक्षीय यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। इस वाले में जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और इसमें दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ये दो फार्मूले। चले
सवाल देखिए, इस पर आधारित सवाल बोल रहा है कि दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आगे बोला क्वेश्चन, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। सही है बाबू। चलिए ज़रा देखिए तो सवाल, मस्त सवाल है। बोल रहा है कि दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश, यहाँ पर जो आवेश है उसका मान दिया है +2.4 माइक्रोकूलाम, और यहाँ पर कहीं पे भी कर सकते हैं प्लस माइनस, और ये वाला जो आवेश है -2.4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दो आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, यानी 2l बराबर देख दिया है। कितना दिया है देख लेते हैं, 0.3 मीटर की दूरी पर, नहीं 2.5 गुणे 10 की घाते -3, तो 2.5 गुणे 10 की घाते -3 मीटर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी इतना दिया है। अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि केंद्र से, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, केंद्र से 0.3 मीटर, ये केंद्र से जो है आर की दूरी दिया है 0.3 मीटर। ठीक है ना बाबू, 0.3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, और ये किस स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में स्थित है। तो पूछ रहा है कि इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चलिए 2l का मान मिल गया, q का मान मिल गया, r का मान मिल गया, फार्मूला रखते हैं, कितना हो जाएगा बाबू, तो E निरक्षीय, पहले निरक्षीय वाला देखना है, E निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R/Q। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P का मान हमारे पास नहीं है, तो इसका फार्मूला होता है Q × 2l/R/Q। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9। Q का मान दे रखा है, Q का मान इसमें से कोई एक, दोनों का मान समान है, -2.4 या फिर +2.4 माइक्रोकूलाम। सही है ना। हाँ चलिए, तो ये माइक्रोकूलाम में दिया है, इसको बदलेंगे कूलाम में, तो 2.4 गुणे 10 की घाते -6, 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की घाते -6 कूलाम। 2l का मान कितना है, तो 2.5 गुणे 10 की घाते -3 बटे R/Q, और R का मान दे रखा है 0.3, तो 0.3 का Q, ये मीटर में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको हल करते हैं। चलिए बाबू देखिए, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 2.4 गुटे 2.5 गुणे, देखिए 6 3 9 से 9 घात खत्म, यानी 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -9 बट्टे में, इसका गुणा 3 बार करेंगे तो 0.3 गुणते 0.3 गुणे 0.3, सबके बटा में 10 कर लेंगे, दशमलव हट जाएगा, तो 3 3 के 9 से 9 खत्म, 3 8 24, तो 0.8, बाकी इन तीनों का गुणा होकर के ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फाइनली क्या मिलेगा, 0.8 गुणे 2.5, अब ये तीनों के तीनों ऊपर जाएंगे, तो गुणे 10 के घाते 3, ये फाइनली आंसर आ रहा है। ठीक है ना। अब गुणा कर देंगे, 25 8 200, तो 200 गुणे 10 की घाते 3। चलिए अब देखिए दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, तो 2 अंक पे, यानी फाइनली 2 गुणे 10 की घाते 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो गया हम लोगों का
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है कि दूसरा शर्त इसमें लगा दिया है, इसमें बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को जब 90 डिग्री घुमा दिया जाता है, देखिए ये कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में ये 90 डिग्री होता है। ये है आपके पास। अब इसको कितना डिग्री घुमा देना है, 90, यानी जो इस प्रकार से था 90 अंश का कोण था, बिंदु को नहीं घुमाना है, इसी को घुमाना है। इस प्रकार से ऐसे रोटेट कर देंगे, टक 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 टक, फिर से टक 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 टक, या फिर ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ट्रर ट्रर ट्रर, इस प्रकार से। तो जरा देखिए, बिंदु तो वहीं का वहीं रह गया, ये बिंदु P, लेकिन ये सिस्टम घूम गया। अब ये किस प्रकार से हो जा रहा है, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। और ये वाला पोजीशन जरा देखिए कौन सा आ जाएगा, तो अक्षीय स्थिति हो जाएगा। अगर ये प्लस Q वाला है और ये माइनस Q वाला है, तो ये सेंटर हो गया, तो अक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है E अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r/q। इसको गौर से देखो, 2 को बाहर खींच दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r/q, इतना है। तो ये देखिए 2 गुणे इस पूरे का मान निकाल करके लाए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r/q। इसको हल करके हम लोग कितना ला दिए, 2 गुणे 10 की घाते 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 10 की घाते 3, तो 2 दूनी 4 गुणे 10 की घाते 3, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो 2 चीज़, एक तो E मिल गया 2 गुणे 10 की घाते 3, जो कि निरक्षीय स्थिति में है, और ये अक्षीय स्थिति में है। ठीक है बाबू, इसमें दिशा की बात कर लेते हैं। तो अक्षीय, ये निरक्षीय है ना, निरक्षीय यहाँ पे लिख देते हैं निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति में जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, जबकि अक्षीय स्थिति में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है बाबू, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी दिशा आप लोग याद रखिएगा। ई अक्षीय की दिशा माइनस से प्लस, और ई निरक्षीय की दिशा प्लस से माइनस। तो सवाल समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, बहुत मस्त सवाल था। ठीक है बाबू, ओके। कोई चीज़ कटा तो नहीं ना है फिगर में, नहीं, मस्त सवाल है, बनाइए। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है लेक्चर में, ओके। मज़ा आ रहा है तो ऐसे ही थोड़ा छोड़ देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में बांटना है, बोलना है कि ये सर का क्लास चल रहा है, धुआं धुआं हो रहा है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से क्लासेस चलाएंगे तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद हो गया दोनों, ई अक्षीय ई निरक्षीय, मतलब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत ध्रुव के कारण। हाँ सर याद है फार्मूला, दोनों पूछ कर देखिए, कभी भी पूछ लीजिएगा हमसे, हाँ हम वफादार बता देंगे। ओके, देखेंगे, चलिए ठीक है। चलो बाबू, तब आप बता दो अक्षीय वाला, बस दांत नहीं पुरागल याद करो, हाँ ठीक है, ओके। चले आगे, अब बात करते हैं हम लोग अन्य स्थिति में। चलिए अन्य स्थिति वाला देखिए, हेडिंग लगा लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य स्थिति अक्षीय निरक्षीय को छोड़कर अन्य स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बाबू, ई अक्षीय और ई निरक्षीय, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वाला समझ में अगर आप लोगों को आया है तो ये वाला एकदम बकवास है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ज़रा देखिए, तो मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास,
किधर भी बैठा दीजिए, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। सेंटर में कौन होता है तो ओ। बीच की दूरी कितनी होती है 2l। सही है। अब आगे ये सेंटर ओ है। अब देखिए मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव AB का नाम दिया है ना, इसको बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए B। AB का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत के स्थान पे विद्युत लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। ओके, तो देखिए P की दिशा किस तरफ से किस तरफ होती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी दिशा इस तरफ से इस तरफ हो जाएगी। अगर हम लोग इसको माइनस कर दे रहे हैं और इसको प्लस कर दे रहे हैं तो इस तरफ से इस तरफ हो जाएगी, तो P की दिशा हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर, यानी इस तरफ हो जाएगी, ये P की दिशा। चले मान लेते हैं कि अक्षीय और निरक्षीय इन दोनों के अलावा किसी बिंदु P, यहाँ पे ये बिंदु P है जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है तो स्मॉल r दूरी पर है, और कोण कितना बना रहा है तो थीटा। ओके, ये थीटा कोण पर है। चलिए ज़रा देखिए, तो अगर ये थीटा कोण पर है तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दो अवयव इस प्रकार से लेंगे कि एक के लिए ये बिंदु P अक्षीय स्थिति में चला जाए और दूसरे के लिए निरक्षीय में चला जाए। तो ज़रा देखिए, अगर इसको ये इस प्रकार से, इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ से टक 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 टक, इस प्रकार से अगर करेंगे तो इस स्थिति में जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव आएगा तो इस लाइन में हो जाएगा बिंदु P। और ये कौन सा पोजीशन होता है, जब उसकी अक्ष की दिशा में हो जाए तो वो होता है आपका अक्षीय स्थिति, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से खींच देंगे। ये B है तो इसको बोल दीजिए B डैश, ये प्लस Q तो ये प्लस Q, ये माइनस Q तो माइनस Q, और इसे बोल दीजिए A डैश। ओके, बीच की दूरी अभी भी कितनी है 2l। अब ये वाला जो पोजीशन हो गया ये हो गया आपका अक्षीय, यानी ये कौन सा है तो अक्षीय, अक्षीय। और इसी को अगर इस प्रकार से रोटेट कर देंगे, इसको नहीं, इस वैद्युत द्विध्रुव को टक 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 ट्र 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 ऐसे, तो देखिए ये तो इस प्रकार से हो गया, और बिंदु निरक्षीय स्थिति में तो इसको इस प्रकार से घुमा दीजिए ऐसे। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस तो प्लस Q, माइनस तो माइनस Q, माइनस वाले की वजह से। इसका नाम B डैश हो गया तो इसको B डबल डैश बोल दीजिए, इसको A डबल डैश। इसके लिए ये बिंदु P निरक्षीय स्थिति में जाएगा तो निरक्षीय। ओके, थीटा यहाँ पर है, एक इस तरफ जा रहा है, P की दिशा किधर हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर, जबकि P इस तरफ है, तो ये P है तो ये हो जाएगा आपका P cos थीटा। और ज़रा देखिए ये P इस तरफ है, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, थीटा जबकि यहाँ पर है, तो ये अगर P है तो ये कौन हो जाएगा P cos थीटा, और ये हो जाएगा P sin थीटा। सही है। चलिए, तो ये वाला हो जाएगा आपका P sin थीटा। जिसके साथ थीटा होता है वो cos होता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता वो sin होता है। ओके, चलिए, तो दो कंपोनेंट हो गए। किसके लिए बिंदु P जो है अक्षीय स्थिति में है, तो ज़रा देखिए ना यहाँ पे A डैश B डैश के लिए अक्षीय स्थिति में है, और A डबल डैश B डबल डैश इस प्रकार से बिंदु इस प्रकार से ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा निरक्षीय, जबकि ये इस प्रकार से है तो ये अक्षीय। इसका नाम हम लोग दे दिए हैं A डबल डैश B डबल डैश, और इसका नाम दे दिए हैं B डैश A डैश। तो दोनों स्थितियाँ आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। चलिए ज़रा देखिए, तो करना कुछ नहीं है। अक्षीय के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है P cos थीटा, निरक्षीय के लिए वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना है P sin थीटा।
अब जरा बिंदु P पर चलते हैं। चलिए, ये अक्षीय वाले की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है वो किधर से किधर होती है बताओ, वो तो बोलो आप। हाँ ठीक है, माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर यानी इस तरफ, इसको बोल दे ई। सही है। चलिए, ई अक्षीय, अक्षीय को क्या लिख दे, अ से लिख दे रहे हैं। ओके। अच्छा, निरक्षीय वाले की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये प्लस से माइनस की ओर, ऐसे इस प्रकार से, इसे बोल दे रहे हैं ई निरक्षीय, मतलब नी। ओके, आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। अब आगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इनका परिणामी यहाँ से होकर गुजरेगा और इसको बोल दे रहे हैं ई। ये ई हो गया। अच्छा, जो परिणामी है मान लेते हैं कि अक्षीय वाले के साथ फाई कोण बना रहा है, फाई कोण। अब इस फाई का भी मान निकालना पड़ेगा। ओके, वीडियो कट तो नहीं रहा है वहाँ पे, देखिए लिखावट कट नहीं रहा है, एकदम नहीं कट रहा है, मस्त आ रहा है। ओके, चलिए अब इतना आप लोग समझ गए, शुरू करें। आइए, तो देखिए ई अक्षीय, अक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। जरा सोचो बाबू, 2p/r³, p क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर जो अक्षीय स्थिति में है उसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना है, तो p cos थीटा, यानी p का मान कितना हो जाएगा, p के स्थान पर रख देंगे p cos थीटा, तो cos थीटा लगा देंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार निरक्षीय वाले में p के स्थान पे क्या रख देंगे, p sin थीटा, तो e निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपन r³, समीकरण 2। अब आ जाते हैं बिंदु P पर। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, चलिए बाबू देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा E अक्षीय का वर्ग प्लस E, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय का वर्ग प्लस 2E अक्षीय इंटू E निरक्षीय इंटू कास, बीच का जरा कोण देखिए, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो कास 90, कास 90 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा 0, यानी बचा कितना, ये वाला बच गया ई अक्षीय, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपन r³ का वर्ग प्लस निरक्षीय वाला ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपन r³ का वर्ग, बाकी सब के सब क्या हो गए, 0। चलिए बाबू आगे देखिए, तो इसमें से ना कॉमन खींचेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग है तो करड़ी के बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए p का भी तो वर्ग हो जाएगा, तो ये भी बाहर, r³ का वर्ग तो r³ बाहर, बाकी सब अंदर रह जाएंगे। तो कौन कौन अंदर रहेगा, तो 2 का वर्ग 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से p गया, r³ गया, ये गया, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतना। अब जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ करड़ी में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घटा देंगे, तो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा E बराबर, ये परिणामी आ रहा है तो E परिणामी लिख सकते हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, तो p/r³ करड़ी में 1
तो 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से घट जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा में से कास स्क्वायर थीटा घट जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपका ये परिणामी का सूत्र मिल जाएगा। ओके, ई परिणामी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यू अंडर रूट में 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूले से अक्षीय वाला भी आ जाएगा, निरक्षीय वाला भी आ जाएगा। ओके, इसे नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा देखिए तो विशेष स्थितियाँ है ना। चलिए अच्छा, अगर अक्षीय की बात करें, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि विशेष स्थितियाँ में क्या है। ठीक है ना बाबू। ओके, मज़ा आ रहा है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मज़ा आ रहा है तब, नहीं मज़ा आएगा तो वीडियो क्लोज कीजिए, घर जाइए। ओके, चलिए अभी बात करनी है हमको विशेष स्थितियाँ। सर जी विशेष स्थितियाँ क्या होती है? देखो बाबू, विशेष स्थितियाँ क्या होती है? विशेष स्थितियों में कुछ नया जादू देखेंगे। अब जादू नहीं कि सांप बजा करके बिना ऐसा कुछ नहीं, वो जादू नहीं देखना है, बीन बजाने वाला, सांप नचाने वाला। ठीक है ना। हमको देखना है कि इस फार्मूले से अक्षीय वाला कैसे आएगा और निरक्षीय वाला कैसे आएगा, ये जादू। हाँ ठीक, चलो चलते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबा पे ख्याल रखना। चलते हैं आगे। विशेष स्थितियाँ। सर गाना गा दीजिए फिर से। फिर से गाना मत लीन हो जाओ बाबू, थोड़ा बहुत चलता है। ओके, पहली स्थिति अक्षीय के लिए देखिए, अक्षीय वाला कैसे फार्मूला लाएंगे? अक्षीय। ओके, चलिए वो अच्छा, अच्छी स्थिति क्या होता है? इस प्रकार से होता है, देखिए ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ से कोई बिंदु पी है, ये कौन था? थीटा, यहाँ पे। अच्छा, अक्षीय स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना लाइन पर आ जाए, तो ये बिंदु लाइन पर जब आएगा, इसको धीरे धीरे इधर लाएंगे तो थीटा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो घटेगा धीरे धीरे। और जैसे इस लाइन में आएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। और अगर इसको हम लोग इस पर लाएंगे, यानी इस प्रकार से, तो थीटा बढ़ेगा धीरे धीरे और कितना हो जाएगा? 180। ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है। ओके, चलो तो अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री करेंगे तो यहाँ से फाइनली फार्मूला हमको मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 180 वाला भी बता रहे हैं, घबराइए मत। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यू, और करड़ी में 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यू। करड़ी में कास 0 रखेंगे तो 1 प्लस कास 0 का मान 0, नहीं कास 0 का मान 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो गुणा कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपन आर क्यू। तो जरा देखो ये किसका फार्मूला है? अक्षीय का कि निरक्षीय का? अक्षीय का। यानी अक्षीय का फार्मूला मिल गया उसी से। कब? जब थीटा बराबर कितना रख दिए? 0। अच्छा, 180 की बात कर लेते हैं। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो यहाँ पे 180 रख देंगे, तो कास 180 का मान कितना हो जाएगा? कास 180 बराबर -1, -1 का वर्ग कर देंगे तो +1, प्लस का गुणा करेंगे 3, फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, निरक्षीय। और देखिए ये इस प्रकार से थीटा, इसको जब ऐसे कर देंगे, यानी एकदम सीधा सीधा खड़ा करेंगे 90 डिग्री, तब जा करके निरक्षीय कहलाएगा। यानी निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना? तो 90 डिग्री। ऐसे इसमें रख देंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यू, करड़ी में 1 प्लस 3 कास स्क्वायर 90 डिग्री। कास 90 का मान 0, ये पूरा 0, 1 का वर्गमूल 1,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ। जादू हो रहा है, जादू। देखो बनाइए जल्दी। एक सूत्र से दो सूत्र, यानी कहने का मतलब है कि एक तीर से दो निशाना। हाँ सर, आपका निशाना तो बहुत ही बढ़िया है। आप धाए धाए मार दिए, गिर गए सब, बवाल हो जाएगा। हाँ चलो, अच्छी नहीं अच्छी आपको लोग समझ में आ गया। ओके बनाइए, आगे बढ़ जाएं। इसकी दिशा बता दें, पैडामी की दिशा। चलिए देखते हैं पैडामी की दिशा। इसको मिटा दें। हाँ ठीक है सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इसी फार्मूले को प्रूफ कर दें और डायरेक्ट बता दें अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये आएगा कहाँ से? अक्षीय और निरक्षीय का ही तो हेल्प लेकर के लाए हैं। हाँ, तो अच्छी निरक्षी वाला एग्जाम में बहुत तेज पूछता है, ये वाला नहीं पूछता है। तो अच्छी निरक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। ये भी जनरल फार्मूला याद रखेंगे तो किसी भी पोजीशन 45 डिग्री पे दे देगा तब थीटा का मान, तो किसी भी स्थिति में रहेगा, इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। अब आते हैं परिणामी की दिशा की बात कर लेते हैं कि ये जो परिणामी मिल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उसकी दिशा क्या होगी? तो E परिणामी की दिशा, विद्युत क्षेत्र की परिणामी की दिशा। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, फाइनली टोटल। ओके चलिए जरा देखिए यहाँ पे, तो दिशा बात करनी है, कितना डिग्री पे जा रहा है? फाई। तो tan फाई बराबर, अगर हम लोग इसकी दिशा में एक वेक्टर खींच लें ऐसे, इस प्रकार से, तो tan फाई बराबर जगह परपेंडिकुलर अपान बेस लंब बटे आधार। लंब ये वाला हो जाएगा, लंब की दिशा में कौन जा रहा है? तो E निरक्षीय और आधार की दिशा में अक्षीय। तो यहाँ पे लिख देंगे E निरक्षीय, ओके, बटे E अक्षीय, यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मिला था? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कितना था बाबू, बोलिए? तो 2p cos θ/RQ। सही है, cos थीटा था निरक्षीय में, नहीं, p sin थीटा इतना होता है अपान E अक्षी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/RQ। इसे यह कट जाएगा, RQ से RQ, P से P, 1/2 sin थीटा बटे cos थीटा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 tan थीटा, यहाँ पे tan फाई, तो tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये था। ओके बनाइए। चलिए छापिए। वीडियो लंबा तो नहीं ना हो रहा है, कितना देख लेते हैं, टाइम हो गया तो वीडियो 1 घंटे का हो गया। ओके चलो बाबू, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे कि वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना। ओके, फार्मूला याद कीजिए, जो परिणामी की दिशा मिल रहा है तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। सही है ना? हाँ एकदम सही है सर जी, बहुत मज़ा आ रहा है लेक्चर में, आप पढ़ा दिए। हम लोगों का अक्षीय निरक्षीय सब खत्म हो गया। ओके बाबू चलो, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे अगले लेक्चर में। देखिए इस लेक्चर में मैं बोल चुका था कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण बताऊंगा। वीडियो जो है बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये कौन सा लेक्चर था हम लोग का? तो 7th 8 लेक्चर लेकर आएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ होता है, उसका फार्मूला वगैरह देखेंगे। ओके, तो वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ अलग टॉपिक के साथ। अलग टॉपिक क्या होगा? वही होगा सर जी, अभी जो बताएं आप। हाँ बाबू वही होगा।
ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।